हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेटलर्जी डिप्लोमा के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे सील, डीआरडीओ है, टाटा स्टील है, या और भी अदर्स वैकेंसीज जो आ सकती है, जैसे बेल में आ सकती है, रेलवे वगैरह में आ सकती है। तो जो भी मेटलर्जी से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है ना, उसके जो टेक्निकल सेक्शन में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने 12 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, उनके जो क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना पहला सब्जेक्ट आज का, हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस जनरली आते ही हैं इस सेक्शन से। तो हीट ट्रीटमेंट में आपका जो 3 हीट ट्रीटमेंट है, एनहेलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग, या कॉन्चिंग भी बोलते हैं इसको, हार्डनिंग को कॉन्चिंग भी बोलते हैं। तो ये तीनों को पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है ना, पूरा आपको पढ़ लेना। पूरा एनहेलिंग के बारे में एवरीथिंग यू हैव टू नो, है ना। एनहेलिंग और हार्डनिंग तीनों के बारे में आपको सब कुछ जानना है। जैसे कि तीनों को हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें कूलिंग रेट क्या होता है, ठीक है, कैसे हम कूल करते हैं तीनों केस में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जनरेट होती है। जैसे एनहेलिंग में मेटल सॉफ्ट हो जाता है ना। नॉर्मलाइजिंग में ग्रेन साइज आपका छोटा हो जाता है। हार्डनिंग में आपका मार्टेनसाइट बन जाता है और मेटल हार्ड हो जाता है। उसके बाद कौन से फेजेस आपको मिलते हैं। जैसे एनहेलिंग करते हैं, मान लो फुल एनहेलिंग, तो हमको कोर्स पारलाइट मिलते हैं, है ना। जब एनहेलिंग हो गया उसके बाद अगर नॉर्मलाइजिंग करते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो हमको फाइन परलाइट्स मिलते हैं, है ना। हार्डनिंग से हमको मार्टेनसाइट। तो ये सारी चीज़ें क्या फेज मिलती है, क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्या पर्पस है, ये आपको जानना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे एनहेलिंग का अलग अलग टाइप के एनहेलिंग है, जैसे प्रोसेस एनहेलिंग आपका, और स्ट्रेस रिलीफ एनहेलिंग, फुल एनहेलिंग, ये सब टाइप्स को पूरा पढ़ लेना है। किस टेम्परेचर में हम गर्म करते हैं, क्या पर्पस है उस एनहेलिंग का, ठीक है। उसके बाद हार्डनिंग के बारे में आपको जानना है। तो हार्डनिंग से मार्टेनसाइट बनता है, फिर उससे मेटल ब्रिटल हो जाता है, फिर उसको हटाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग के बारे में आपको समझ लेना है, टेम्परिंग क्यों करते हैं हम लोग। टेम्परिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे ओवर टेम्परिंग हो गया अगर, है ना, या कम टेम्परिंग हो गया, उसमें टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये तीनों जो हीट ट्रीटमेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चंस कम से कम आना ही है यहाँ से। फिर उसके बाद है ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। तो ट्रिपल टी डायग्राम में आपको इसका एप्लीकेशन जान लेना है। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है इसका। जैसे इसका कुछ यूज़ बता देता हूँ। इसका यूज़ है हार्डनेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, किसी मेटल का, सॉरी स्टील का अगर आपको हार्डनेबिलिटी डिटरमाइन करना है तो आप ट्रिपल टी करो से जान सकते हो, ठीक है। उसके अलावा किस कूलिंग रेट से कौन सा फेज़ बनने वाला है स्टील में, ये आपको जानकारी यहाँ से मिलती है। उसके बाद इसमें क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या होता है वो आपको थोड़ा जान लेना है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ट्रिपल टी डायग्राम, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेन साइज इसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन है, इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल टी डायग्राम जो सीधे सीधे ना हार्डनेबिलिटी को डिटरमाइन करता है कि मेटल के हार्ड होने की एबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ट्रिपल टी डायग्राम आपका कॉन्सेप्ट वाइज अगर बोलोगे तो बहुत ज़रूरी है। इससे कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉमनी टेस्ट से हम हार्डनेबिलिटी निकालते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना है, जॉमनी टेस्ट कैसे करते हैं, क्या होता है। फिर है सरफेस हार्डनिंग मेथड, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग मेथड में जैसे कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, उसके अलावा कार्बोनाइट्राइडिंग है, फिर फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग है। तो ये सब जो कुछ सरफेस हार्डनिंग मेथड है उसके बारे में पढ़ना है आपको। मेन आपको कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो कार्बोराइजिंग के बारे में पढ़ लेना है कि जैसे मेटल के सरफेस में हम कार्बन को डिफ्यूज़ कराते हैं तो केवल सरफेस में कार्बन परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है। जब इसको हम कॉन्चिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, केवल सरफेस में मार्टेनसाइट बनता है, क्योंकि कार्बन का अमाउंट सरफेस में ज़्यादा है और अंदर कम है, तो अंदर मार्टेनसाइट नहीं बनता है। वैसे नाइट्राइडिंग के बारे में आपको जान लेना है कि इसमें हम नाइट्रोजन को डिफ्यूजन कराते हैं सरफेस में, तो इससे नाइट्राइड बना लेते हैं, आयरन नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड वगैरह। तो इस केस में नाइट्राइडिंग में हमें जैसे क्वांचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना क्वांचिंग करे मेटल का सरफेस जो है ना हार्ड हो जाता है। इसके अलावा फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। ये सब देखो, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग में कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होता, खाली इसमें क्या करते हैं, जो सरफेस होता है ना, इसके सरफेस को तुरंत हीट कर देते हैं जल्दी से, इतना फास्ट हीट करते हैं कि केवल सरफेस गर्म होता है और इंटीरियर गर्म नहीं होता है। उसके बाद तुरंत इसमें क्या कर देते हैं, क्वांचिंग कर देते हैं,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि सरफेस बस केवल गर्म हुआ है, ठीक है, कब तक गर्म हुआ है, आपका आउटसाइड फेज तक गर्म हुआ है केवल सरफेस, तो केवल सरफेस में मार्टेनसाइट बनेगा, इंटीरियर आपका मार्टेनसाइट नहीं बनेगा। तो इसमें कार्बन परसेंटेज पहले से होना चाहिए मार्टेनसाइट बनाने के लिए। और इंडक्शन हार्डनिंग में वही होता है। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है, मेटल होता है, मेटल के बाहर ऐसे कॉइल होते हैं, ये कॉइल क्या करते हैं, तुरंत इसके सरफेस को गर्म करते हैं मेटल के, और उसको हम तुरंत क्वांच कर देते हैं, तो केवल इससे केवल सरफेस में मार्टेनसाइट बनता है। ये सब कॉन्सेप्ट तो फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग मैंने आपको बता दिया, इसको और पढ़ने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन कार्बोनाइजिंग और नाइट्राइटिंग को थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके अलावा नॉन फेरस का जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेना है। मेन इसमें है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग प्रोसेस, ये भी हीट ट्रीटमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका होता है डुरालुमिन अलॉय में, जिसमें एल्युमिनियम प्लस 4% कार्बन होता है। इस अलॉय का उपयोग ना जो एरोप्लेन होता है या एयरक्राफ्ट है तो उसकी बॉडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में क्या होता है, मेटल को इसको हम गर्म कर लेते हैं, है सिंगल फेज तक। जब हमको सिंगल फेज मिल जाता है उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, क्वांच कर देते हैं। क्वांच करने से क्या होता है, जो आपका सिंगल फेज होता है ना हाई टेम्परेचर में, वही आपका रूम टेम्परेचर में आ जाता है, वही फेज चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। फेज चेंज नहीं हो पाता क्योंकि आपने क्वांचिंग कर दिया। उसके बाद फिर जब उसको आप दोबारा से गर्म करोगे ना क्वांचिंग के बाद, तो उसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जैसे Cu2Al, ऐसा कुछ प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये प्रेसिपिटेट क्या करता है, डिसलोकेशन मूवमेंट को रोक देता है। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग काम करता है। तो इसमें भी जब हम हीट करते हैं ना तो उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। कई बार ओवर एजिंग हो जाता है तो हार्डनेस कम हो जाता है, कई बार अंडर एजिंग हो जाता है तब भी हार्डनेस कम हो जाता है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट खत्म, हीट ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट है मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। मेटल जॉइनिंग, या इसको कई जगह पे वेल्डिंग भी बोलते हैं, या कई जगह इंडस्ट्रियल मेटलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं बट इसका जो कंटेंट है वही है। तो मेटल जॉइनिंग में देखो, सबसे पहले आपको डिफरेंस समझ लेना है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का, ठीक है। जैसे लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में आपको जितने भी आर्क वेल्डिंग है ना सभी इसमें आते हैं, गैस वेल्डिंग इसमें आता है, ठीक है। जैसे MIG है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, फिर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, फिर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये सब जितने भी आर्क वाले हैं सब इसमें आता है। सॉलिड स्टेट में मतलब क्या होता है, इसमें मेटल जो है लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड बनता है, और वो सेमी सॉलिड बनने के कारण दो मेटल चिपक जाते हैं। इसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि आपका फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसमें क्या करता है, ये दो मेटल होते हैं ऐसे, तो इस मेटल को क्या किया जाता है, बहुत स्पीड में घुमाया जाता है, घुमा के इस तरफ प्रेशर लगाया जाता है। तो प्रेशर लगाने से क्या होता है, ये दोनों यहाँ पे थोड़ा सा सेम है ना, थोड़ा सा फ्यूज़ हो गया, एकदम लिक्विड ही बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूज़ हो गया, दोनों चिपक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होता है। फिर इसके अलावा और भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। तो ये सब है, इसके बारे में पढ़ लेना है। तो देखो, सभी वेल्डिंग से जनरली क्वेश्चंस आपका आते हैं, आपको जान लेना है कि क्या इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हो उस वेल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है, और फिलर मेटल क्या आप उपयोग में ला रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि फिलर मेटल और इलेक्ट्रोड एक ही होता है, कि किस केस में होता है ना, ये जनरली कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। गैस वेल्डिंग से जैसे गैस का रेशो पूछ देते हैं, अलग अलग फ्लेम होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, है ना, और न्यूट्रल। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एसिटिन का रेशियो, ये जनरली पूछ देता है ना। और कुछ क्या होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं जिसका वेल्डिंग उसी के थ्रू किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम का जनरली वेल्डिंग हम TIG से करते हैं, है ना। वैसे जैसे कॉपर है, स्टील है, कुछ स्पेशल स्टील या कि स्पेशल बोल सकते हो आपका मेटल होता है जिसका स्पेसिफिक वेल्डिंग से ही हम उसको वेल्ड करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना है। फिर है आपका वेल्डिंग डिफेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स तो हर सब्जेक्ट में जो डिफेक्ट होगा ना, जैसे रोलिंग है, फोर्जिंग है, कास्टिंग है, इसके अलावा और भी जो भी है डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेक्ट से जनरली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स थोड़ा देख लेना है। फिर जोन ऑफ वेल्ड, जब हम वेल्डिंग करते हैं दो मेटल का लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, तो यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन होता है। तो ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट डालता है, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पढ़ लेना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका फाउंड्री टेक्नोलॉजी। फाउंड्री टेक्नोलॉजी को कई जगह हम कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और भी कई नाम हो सकते हैं फाउंड्री मतलब, ठीक है। तो फाउंड्री टेक्नोलॉजी में मेन आपका क्या जानना है, अलग अलग टाइप के कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि आपका सैंड कास्टिंग हो गया, है ना, सैंड कास्टिंग हो गया, प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग हो गया, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि कैसे होता है सब में कास्टिंग। ठीक है, इसमें से सैंड कास्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है सैंड कास्टिंग को। बाकी को आप ऊपर ऊपर से इसका प्रिंसिपल समझ लो, और हर कास्टिंग प्रोसेस से क्या प्रोडक्ट बनता है वो भी पढ़ना ज़रूरी है ना। जैसे सेंट्रीफ्यूगल से हम जनरली पाइप वगैरह, हॉलो सेक्शन वगैरह बनाते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें वैक्स पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं कौन सी कास्टिंग प्रोसेस से, ये इंपॉर्टेंट है। सैंड कास्टिंग को थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। सैंड कास्टिंग में आपका सबसे शुरुआत में आपका होता है पैटर्न मेकिंग, है ना। तो पैटर्न के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इसका अलाउंसेस क्या क्या है, पॉजिटिव अलाउंसेस, नेगेटिव अलाउंसेस, फिर कलर कोडिंग अलाउंसेस है, उसके बाद क्या है कलर कोडिंग, फिर टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं, जैसे सिंगल पीस पैटर्न है, डबल पीस पैटर्न है, स्प्लिट पैटर्न, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं। तो कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, अब उसको कब यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर जो रॉ मटेरियल होते हैं कास्टिंग के, देखो कास्टिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। कास्टिंग से उसके बाद आपका पूछा जाता है उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है ना, मोल्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको जैसे सैंड चाहिए, है ना, बाइंडर चाहिए, उसके अलावा और जो भी एलिमेंट चाहिए। तो सैंड कितने टाइप के होते हैं, बाइंडर का क्या क्या नाम है, ठीक है, ये सब पता होने चाहिए। फिर उसके बाद है मोल्ड का टेस्ट, ठीक है, सैंड टेस्ट एवं मोल्ड टेस्ट, सैंड एंड मोल्ड टेस्ट, ठीक है। इसे मोल्ड का हम टेस्टिंग करते हैं, परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये भी जान लेना है कि मोल्ड की परमेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, किस केस में कम होगी, क्या क्या उसको अफेक्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद ग्रीन स्ट्रेंथ टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है मोल्ड का टेस्ट, तो उसको भी आपको समझ लेना कि कैसे करते हैं टेस्ट को, और उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना। ये सब हो गया। फिर आप इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं मोल्ड, आप इसके बाद गेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग एंड राइजिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, वो सारे पार्ट्स जिससे हम मेटल को क्या करते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर सेंड करते हैं, इसको पूरा गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो गेटिंग सिस्टम में आपका आता है स्प्रू, आपका कप आता है, उसके बाद स्प्रू आता है, फिर रनर आता है, गेट आता है। तो सबके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा मोल्ड के किस जगह पे आपको गेट लगाने चाहिए, कितने गेट लगाने चाहिए, ये सब थोड़ा जान लेना है। और फिर अलग अलग टाइप के ना गेटिंग सिस्टम आते हैं। एक होता है प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एक होता है नॉन प्रेशराइज। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है जनरली आपको थोड़ा देख लेना है ना। उसके बाद है राइज़र के बारे में आता है, राइज़र का क्या फंक्शन है आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें, राइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज़र का क्या क्या फंक्शंस है ना, ये आपको जान लेना है। फिर उसके बाद आपका आएगा उसके बाद चील क्या काम करता है, चील है, चैपलेट है, ठीक है, कोर है। जैसे कोर आपका हॉलो कास्टिंग बनाने तो काम आता है, चील आपका किसी जगह को पहले आपको सॉलिडिफाई करना है, मतलब डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन देना है, तो है ना उसके काम आता है। इस तरीके से इन सब का फंक्शन पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है डिफेक्ट्स, वो तो बहुत ज़रूरी है, डिफेक्ट्स के बिना आपको कंप्लीट नहीं होगा। क्या क्या कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, सब चीज़। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका फेरस एंड नॉन फेरस अलॉयज़, फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं फेरस और नॉन फेरस से, इससे भी 4 5 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्ट कम और रटने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। आपको अलॉयज़ के नाम रटने हैं, उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन क्या है ना, उसके बाद जो अलॉइंग एलिमेंट्स है उसके क्या क्या फंक्शंस है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं फेरस अलॉय के बारे में। फेरस में अगर आपको पढ़ना है तो जो प्लेन कार्बन स्टील है ना, पहले उसके बारे में जान लेना, है ना। लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन स्टील में कितने कार्बन होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेन कार्बन स्टील की लिमिटेशंस क्या क्या है ना। फिर अलॉइंग एलिमेंट, फिर अलॉयस में आ जाओ, अब लिमिटेशन के कारण ही आपका अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं उसको जान लेना है। जितने भी अलॉइंग एलिमेंट है ना, सबके फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्या मिलाने से क्या बढ़ता है, जैसे टंगस्टन मिलाने से हार्डनेस बढ़ता है ना। इसके अलावा आपका लीड मिलाने से मैचनेबिलिटी बढ़ता है, कोबाल्ट से आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो, और सिलिकॉन से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो सारे अलॉय का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहला एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, फंक्शन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट। इस चैनल में सबसे पहला वीडियो मेरा वही था, तो आप उसको देख सकते हो।
उसके अलावा फिर अलग अलग टाइप के अलॉयज जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, हाँ, उसके बाद स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, फ्री कटिंग स्टील, फिर हीट रेजिस्टेंस स्टील, हेड फील्ड स्टील, ड्यूअल फेज स्टील। ओके, ऐसे और ग्रेड हो सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। और भी इंपॉर्टेंट जो ग्रेड्स हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट ग्रेड्स है। तो इसमें क्या अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, क्या फेजेस पाए जाते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन अलॉयस की, कहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए नॉन फेरस अलॉयज़ में। नॉन फेरस अलॉयज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाई कॉपर अलॉय, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा कॉपर अलॉय को आपको पढ़ लेना है, क्या कॉम्पोजिशन है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कॉपर इन कॉपर अलॉय के नाम से। आपको इसमें पूरा अलग अलग अलॉय, उसके कॉम्पोजिशन, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, सब आपको मिल जाएंगी। तो ये सब आपको जान लेना है। उसके अलावा फिर है एल्युमिनियम अलॉय, इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत ये भी है। एल्युमिनियम अलॉय में मेन आपका डुरालुमीन होता है, ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना है। कॉपर अलॉय का कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, मुंज मेटल, कार्ट्रिज ब्रास, एडमिरल ब्रास, ऐसे बहुत सारे ब्रास होते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, रटना है सब में क्या कॉम्पोजिशन नहीं रटना है, मेन आपका कौन सा मेन अलॉइंग एलिमेंट है उसमें कॉपर के साथ, वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा बेबिट मेटल आता है, बीरिंग मेटल है ना, बेल मेटल है, इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन, क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सब। फिर ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब लास्ट सब्जेक्ट है आपका नॉन मेटालिक एंड एडवांस मटेरियल। नॉन मेटालिक एंड एडवांस मटेरियल ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है इसमें से, बट कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा इसका भी जनरल नॉलेज ले लेना है। इसमें आपका मेन है सिरेमिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, सिरेमिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है भाई। फिर पॉलीमर है, कंपोजिट है ना, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर कंपोजिट के अलग अलग टाइप के कंपोजिट आते हैं ना, जनरली दो अलग अलग एलिमेंट जैसे प्लास्टिक या मेटल को बना के हम कंपोजिट बना दिए हैं, ठीक है, या किसी और एलिमेंट दो को मिला के कंपोजिट बना दिए। तो इसमें ना कौन कौन से अलग अलग टाइप के कंपोजिट्स आते हैं, ठीक है, ये जान लेना है। उसके बाद इसमें और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाते हैं, जैसे ये आपका कंपोजिट है, ये आपका ये पूरा जो है तो मैट्रिक्स होता है, और ये आपका फाइबर होता है। तो ये क्या होता है, फाइबर और मैट्रिक्स क्या होता है, लोड लगाने का, इधर लोड लगाएंगे तो क्या डिफरेंस है, इधर लोड लगाएंगे तो क्या डिफरेंस है, ये जो जनरल चीज़ें आपको जान लेनी है थोड़ी। क्योंकि ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको तैयारी जो है पूरी की पूरी करनी है, 100% तैयारी है ना। एक एक सब्जेक्ट को आपको चुन चुन के पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आप 100% तैयारी करने के लिए जाओगे ना, तब आपको फिर कुछ मार्क्स कटते हैं। अगर आप पहले से ही कम तैयारी करके जाओगे तो वैसे में मार्क्स के और कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और आप जानते हो कि बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं, और पूरे इंडिया लेवल में आपका कंपटीशन है, तो उस हिसाब से आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल, नैनो मटेरियल, बायो मटेरियल वगैरह, थोड़ा सा एग्जांपल इनका देख लीजिए। ओके, अब मैंने तो ये मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया, टेक्निकल सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए इसी तरीके से नॉन टेक्निकल सेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसा नहीं कि नॉन टेक्निकल सेक्शंस को आपको छोड़ देना है, ठीक है। नॉन टेक्निकल सेक्शन को भी आप उतने ही शिद्दत से तैयारी करिए, क्योंकि मार्क्स तो सबके बराबर हैं, क्योंकि दोनों का मार्क्स जुड़ना है। तो उसकी भी तैयारी बड़े अच्छे से करिए। कोई अच्छा सा बुक ढूंढिए, अच्छा सा कोई वीडियो चैनल देख लीजिए, वहाँ से आपको शॉर्टकट वगैरह जो है कम समय में आप कोई ट्रिक अपना के कैसे उस आंसर को ला सकते हैं। फिर टफ़ से टफ़ क्वेश्चंस का आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से सजेशन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।